ईरान यूएस की लड़ाई हो या फिर आईपीएल का टॉपिक, इनके बाद कोई ट्रेंडिंग या ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है हाइब्रिड। और हाइब्रिड कार्स ऐसी हैं जिनके बारे में सबको जानना है। तो क्या होता है ये हाइब्रिड, व्हाट इज़ हाइब्रिड, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है, कौन सी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में हाइब्रिड ऑलरेडी हैं और कौन सी हाइब्रिड कार्स इंडियन मार्केट में आने वाली हैं, हाइब्रिड की एक्चुअल मैकेनिज्म कैसी होती है और कैसे एक्चुअल में ये काम करती है। ये सब आपको लगता है कि आपको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड कार्स कैसे 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती हैं, जीरो टैक्स होता है क्या हाइब्रिड पे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके मन में आते होंगे। तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में आपको हाइब्रिड के बारे में सब पता लगने वाला है। तो माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, 3 तरह के हाइब्रिड ही नहीं होते, और भी हाइब्रिड होते हैं। तो सारी चीज़ों के जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, ताकि आपको वीडियो के एंड तक हाइब्रिड के बारे में इतनी नॉलेज हो जाए कि जो भी आगे आने वाले टाइम पे गाड़ी आ रही है उसमें कोई भी हाइब्रिड का टाइप आ रहा होगा तो आपको सारा मैकेनिज्म पहले से पता होगा, क्योंकि आपके लिए कौन सी बेस्ट हाइब्रिड होने वाली है, कितने किलोमीटर रनिंग पे कौन सी हाइब्रिड लेनी चाहिए, ये सब करेंगे डिस्कस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड टुडे वी डिस्कसिंग व्हाट इज हाइब्रिड, या शॉर्ट में कह सके हाइब्रिड एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले क्या है हाइब्रिड, सीधे शब्दों में कहूं तो एक से बढ़कर दो। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एडवांटेजेस या उसके करेक्टर्स या उसके प्रॉपर्टीज़ को मिला के कंबाइंड एडवांटेज बनाया जा सके आपके लिए, ताकि आपको दोनों के फायदे मिल सके। और हाइब्रिड सिर्फ कार्स ही नहीं होते, एनिमल ब्रीडिंग में हाइब्रिड आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें कोई बिजनेस भी हाइब्रिड हो सकता है कि कैफ़े है लेकिन वो बुक स्टोर भी है, तो एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी जब हम इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा सेफ रहते हैं और दोनों के एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से कार्स में भी होता है हाइब्रिड, जहाँ पर इंजन और मोटर बैटरी कॉम्बिनेशन, यानी कि एक नॉर्मल आइस इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल डीजल होते हैं, पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को ऐड किया जाता है दोनों के एडवांटेजेस को लेने के लिए। आप सोचोगे कि यार ऐसे तो पेट्रोल गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी मिलेंगे। प्लस ये होता है कि हाइब्रिड में ज़रूरी नहीं होता कि पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल हो। फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 1.5 लीटर का है, उसको पावरफुल बनाने के लिए मुझे टर्बो चार्जर ऐड करते, तो टर्बो चार्जर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ी ना, एक एसेसरी, एक एसेट और ऐड करना पड़ा। लेकिन अगर टर्बो चार्जर ना लगा, उसके हाइब्रिड पावर ट्रेन लगा देंगे तो माइलेज भी मिल गई और वो टॉर्क असिस्ट भी मिल गई। तो दो लोगों की आपस की शक्ति मिलके मतलब एक से भला दो वाला जो सिस्टम है, उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। बट अभी सिर्फ इसी में नहीं, और अच्छे से समझते हैं इसको। पहले ही बता दूं कि जो हाइब्रिड कार्स है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। इतना पुराना कि पहली हाइब्रिड गाड़ी इंडियन मार्केट में 2008 में आई थी। कितने साल हो गए उस बात को। लेकिन पहली वो गाड़ी जो सबसे ज़्यादा मानी गई, मास मार्केट में आई, वो थी मारुति सुजुकी सियास। 1 सितंबर 2015, आज से करीब 11 साल पहले, 10.5-11 साल पहले, मारुति सुजुकी SHVS स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी, यानी कि एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया गया जो कि माइल्ड हाइब्रिड है बेसिकली, जिसमें एक छोटी बैटरी लगी होती है जो टॉर्क असिस्ट का काम करती है और आपके इंजन को कट ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करने जैसे रेड लाइट वगैरह में होते हैं, वो तो बहुत वाइडली कॉमन है आज की डेट में। वो सब आपको सियाज में मिला और वो पहली प्रॉपर माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी थी जिसमें बिना बहुत ज़्यादा पैसे लगाए आपको माइलेज जो है वो 5 से 10% आराम से ज़्यादा मिलती थी। अब जो ये माइल्ड हाइब्रिड है, जिसे स्मार्ट हाइब्रिड भी कहा जाता है, ये स्मार्ट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे माइल्ड बोलेंगे तो थोड़ा वीक सा लगेगा ना, इसीलिए स्मार्ट हाइब्रिड वाइडली बहुत सारी गाड़ियों में अवेलेबल रहता है, जिसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन रहती है कि गाड़ी जब रुकी तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो गया, फिर आपने सिर्फ क्लच से पैर हटाया या ब्रेक से पैर हटाया, क्लच पे पैर रखा, तो उस टाइम पे जो इंजन है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। उससे आपकी माइलेज बढ़ जाती है थोड़ी सी, और हल्का सा आपको टॉर्क असिस्ट भी मिलता है, बहुत ही माइनर सा हल्का सा वो को मिलता है कि इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। 5 से 10% का माइलेज बढ़ता है। बट ये ध्यान रखिए, ये इतनी कम पावर होती है, ये इतना छोटा बैटरी पैक होता है कि ये पूरी गाड़ी को नहीं चला सकता, ये सिर्फ असिस्ट करता है, सिर्फ हेल्प करता है। प्लस इसका एडवांटेज ये रहता है कि गाड़ी की कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन माइलेज में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही वाइड ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है। तो ये तो हुआ माइल्ड हाइब्रिड। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आप सब जानते हैं कि डैश कैम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी जानते हैं कि डैश कैम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। लेकिन बीइंग द कार गाइड हमें कई बार डैश कैम्स मिलते हैं रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए, तो हमारे पास पड़े रहते हैं।
तो आई बिलीव वो मेरे काम उतने आ नहीं रहे, मेरी गाड़ी में ऑलरेडी लगे हैं। आपके लिए डैश कैम काम आ जाएगा, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डैश कैम देना चाहता हूँ। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे, और मैसेज कर दो चाहे, या फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मतलब मेरा बेसिक मोटिव ये है, मैं आपको दूंगा डैश कैम, आप मुझे फॉलोअर दो। मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं, सिंपल सी बात है। आपको डैश कैम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सारे पड़े हैं हमारे पास, सब दिए जाएंगे। तो प्लीज़ फॉलो करो, और हम आपको बताएंगे, एक कुछ पोल रखी जाएगी, उसके ऊपर स्टोरी आएगी, उस पर आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने फॉलो किया होगा तभी आपको स्टोरी दिखेगी, तो जैसे ही आप उस स्टोरी पर क्लिक करेंगे आप एलिजिबल हो जाओगे वो डैश कैम जीतने के लिए। अगर आप जीतोगे तो आपको मैसेज हमारी टीम से मिल जाएगा, और आप अपने एड्रेस भेजोगे, आपके एड्रेस पे एक नया नवेला फ्रेश डैश कैम पैक्ड विद आवर लव आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो और फिर वीडियो कंटिन्यू करो। अब आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। डेट है 18 जून 2008, बहुत पुरानी बात। होंडा सिविक हाइब्रिड एक कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट इंडिया में लॉन्च किया गया, जो कि उस टाइम पे 22 लाख का था, और सिर्फ 1.3 लीटर का इंजन था। वो इसलिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आता था और कंप्लीटली बिल्ट अप था, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। बट सबसे पहली हाइब्रिड होंडा सिविक हाइब्रिड थी, जितना मैंने रिसर्च किया। अगर मैं गलत हुआ तो आई एम सो सॉरी, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद आई 2013 में टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, फिर आई 2022 में होंडा सिटी की EHEV, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर। फिर तो जैसे हाइब्रिड्स की लाइन लगने लग गई। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बहुत प्रैक्टिकल होने वाले। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या होता है, जो माइल्ड हाइब्रिड समझाया था उसी में बैटरी जो है वो थोड़ी सी और बड़ी होती है, जिससे अब आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, असिस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपको बेनिफिट ये मिलता है कि माइलेज बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट होता है बैटरी पैक छोटा ही है। अब आप देखते हो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है 40, 50, 60 किलोवाट आवर, 70 किलोवाट आवर, 79 किलोवाट आवर तक हमने इजीली देखी है मार्केट में घूमती हुई गाड़ियाँ। लेकिन इसमें आता है 0.76 किलोवाट आवर की बैटरी। बहुत ही छोटा बैटरी पैक रहता है, लेकिन कॉस्ट का इसमें ही फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मोटर ऐड हो जाती है साथ में। अब वो बैटरी असिस्ट करती है कि भाई हम चार्ज करते हैं, कोई बात नहीं, हम इस गाड़ी को हेल्प करेंगे टॉर्क में और माइलेज में भी। ये इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन इतनी पावरफुल होती है कि अकेली मोटर पे भी गाड़ी को चला पाती है। अकेली मोटर बैटरी कम में, इंजन बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन क्या, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन जब आप सिटी में होते हो, ये बार बार होता है कि कभी चल रही है बैटरी मोटर पे और फिर चार्ज हो रही है, उसकी वजह से आपको माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। और ये हाइब्रिड सिटी में ज़्यादा अच्छी काम करती है, बिकॉज तभी तो बार बार ब्रेक लगेगी, तभी तो बार बार रीजन किया जाएगा। अगर आप हाईवे पे हो तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं रहेगा। बट ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, इनोवा हाई क्रॉस, ये सब बहुत ही सॉलिड हाइब्रिड व्हीकल्स हैं। माइलेज की बात करें तो 25 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर आपको ईजिली मिल जाता है इन गाड़ियों में, बिकॉज ये हमने खुद ट्राई किया हुआ। सिटी में जब आप इसको सही तरीके से चलाओगे, रीजन भी हो रहा है, चल भी रहे हो, रैपिड एक्सलेरेशन मत करोगे अगर, तो आपको ये माइलेज आराम से मिल जाएगी। और सिटी के लिए तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज़ दी बेस्ट। बट कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि कॉस्ट। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना मेरे दोस्त, क्योंकि बैटरी और मोटर का कॉम्बिनेशन होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है, अब जब तक गाड़ी ईवी नहीं है, पेट्रोल की एक बूंद भी डल रही है, इंजन थोड़ा सा भी लगा है, तो उसे पेट्रोल एसयूवी ही कहा जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से, और उस पर जीएसटी वही लगता है, यानी कि 43%। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सब 4 मीटर से ऊपर वाली गाड़ियाँ, छोटे में करेंगे तो मोटर बैटरी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो परसेंटेज वाइज छोटी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो बड़ी गाड़ियों में देते हैं तो इस पर जीएसटी लगता है ज़्यादा। ईवी पे लगता है 5% जीएसटी सिर्फ। तो जो ये 43 वाला % वाला आ जाता है ना, ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। अब हाइब्रिड है तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। कुछ स्टेट्स ने कहा कि हम हाइब्रिड पे आपको टैक्सेस में बेनिफिट देंगे। बट टैक्सेस में बेनिफिट जानने से पहले इसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिटी में माइलेज आपको अच्छी मिले, लेकिन हाईवे पे कंपैरेटिवली लो मिले। अगर हम एक जनरल अप्रॉक्स आइडिया लेके चले तो 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन दी हाईवेज एंड 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर तक भी अचीव कर सकते हो ऑन दी इन दी सिटीज़। बट आप एवरेज लेके चलोगे तो 22 से 27 तो आपको आराम से मिल जाएगी। दूसरा प्रो इसका हो जाता है कि आपको इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म पे आता है। रीजन है, छोटी बैटरी है, अलग से चार्ज नहीं, तो रेंज एंजाइटी वाला सीन नहीं होता। गाड़ियों में फ्यूल भी भराओ, इसको भी यूज़ करो तो 1000-1200 किलोमीटर की आपको रेंज मिल सकती है, डिपेंडिंग आप सिटी में ही चल रहे हैं। हाईवे पे जैसे ये हुए तो वो रेंज थोड़ी सी और कम हो जाती है, बट अगेन स्टिल आपको एक अच्छी माइलेज मिलती है एज कम्पेयर टू अ नॉन हाइब्रिड व्हीकल। बट ये जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, यही थोड़ी सी चुभती है। टैक्सेस पहले ये कर लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एक और टाइप बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं होता।
टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिल्ली में अभी प्रपोज किया गया कि 50% तक आरटीओ है उसे नहीं आपसे लिया जाएगा, 50% एग्जम्पशन मिलेगी आपको रोड टैक्स के ऊपर अगर आपका व्हीकल हाइब्रिड है। हाउएवर वो व्हीकल का एक शोरूम 30 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, आगे आने वाली मार्केट जो भी आनी है नई गाड़ियाँ जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब इसी स्लैब के अंदर आएंगे, तो आपको दिल्ली में तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। फिर आता है यूपी यहाँ पर एक टाइम था जब 100% टैक्स एग्जम्पशन थी, लेकिन अब वो बिल जो है वो पुराना हो गया है, तो उसका रिन्यू अभी तो नहीं आया। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, आई होप जल्दी आ जाए, बिकॉज हाइब्रिड की वजह, मतलब ये एग्जम्पशन होने की वजह से, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की वजह से यूपी में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड व्हीकल्स बिके। इससे क्या साबित होता है कि टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाड़ी बिकने या ना बिकने या सेल्स ओवरऑल ज़्यादा आने से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, हाइब्रिड को एक अच्छा इंसेंटिव दो, क्योंकि हाइब्रिड पावर ट्रेन से आप कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो बच ही रहा है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। ईवी में ज़्यादा पड़ता है लेकिन हर किसी का बजट ईवी तक नहीं जाता, तो देयर शुड बी सम एडवांटेजेस। आप ईवी जितने 100% एग्जम्पशन मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट 50% तो यार पैन इंडिया हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ये मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि हाइब्रिड को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट को 50% जो है रोड टैक्स पे एग्जम्पशन पैन इंडिया देना चाहिए। आप अगर इस चीज़ पे एग्री करते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, गवर्नमेंट को टैग करो, नितिन गडकरी सर को टैग करो, कुछ तो होगा। आई नो नितिन गडकरी का डायरेक्टली इस पे लिंक नहीं है, लेकिन काफ़ी फर्क पड़ जाएगा अगर आप टैग करेंगे तो। अब समझते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपके लिए है या नहीं। माइल्ड हाइब्रिड तो देखो ऑलमोस्ट सबके लिए, सबका ही फायदा होगा, बट क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं बिकनी, बट लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसे ग्रैंड विटारा, इवन रेनो डस्टर अभी आ जाएगी दिवाली में, निसान टेक्टॉन में आपको हाइब्रिड प्रॉपर मिलेगा, और इनफैक्ट क्रेटा हाइब्रिड जल्दी आ रही है, सेल्टोस हाइब्रिड जल्दी आ जाएगी अगले साल तक। तो क्या ये गाड़ियाँ आपके लिए हैं? क्या आपको एक हाइब्रिड गाड़ी लेनी चाहिए? हाँ, अगर आपकी सिटी रनिंग लगा के 1500 किलोमीटर्स पर मंथ आप चला रहे हो गाड़ी, तो तभी आप 1.5 से 2 साल में या मैक्स 3 साल में, डिपेंडिंग आपकी गवर्नमेंट टैक्स में कितना सपोर्ट कर रही है, गाड़ी कौन से स्लैब में आ रही थी, कैसी आपकी ड्राइविंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तब आप 1500 किलोमीटर की अगर आपकी मंथली रनिंग है, जिसमें से एटलीस्ट 1200 किलोमीटर आप शहर में चला रहे हो, तो यस यू शुड ऑप्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल, ताकि आप उसकी कॉस्ट जो है ये 1.5, 2, 2.5 लाख ज़्यादा कर पाओ। हाउएवर ध्यान से सुनो, कई बार क्या होता है, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन पे आपको बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि स्टॉक पड़ा है, कई बार हाइब्रिड की उनको कोटा पूरा करना है, हर कोई हाइब्रिड पे नहीं जाता, तो डिस्काउंट कई बार अच्छा मिल जाता है, तो उस अकॉर्डिंगली ज़रूर कैलकुलेट करो। अब जैसे क्रेटा, सेल्टोस, डस्टर हाइब्रिड्स आएंगी। अब डस्टर हाइब्रिड का तो प्राइस अभी नहीं पता, बट देखना है कि हाइब्रिड का गैप कितना है, और अगर प्राइस पता भी है तो मैं कहता हूँ कि उसको कैलकुलेट जरूर करो। ग्रैंड विटारा हाई राइडर में अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो 1500 किलोमीटर मस्ट हैं आपके मिनिमम पर मंथ, लेकिन अगर उस पर डिस्काउंट मिल जाता है तो 1200 किलोमीटर भी चल जाएगा। क्रेटा और सेल्टोस हाइब्रिड जब आएगी तो प्राइस में थोड़ा कंपटीशन आएगा, तब आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा। तो क्रेटा, सेल्टोस, इन सब के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब अभी करके रख लो, बिकॉज ये सारी हाइब्रिड व्हीकल्स के ड्राइव रिव्यूज़ आपको कारगेट चैनल पर मिल जाएंगे। अब एक ऐसा हाइब्रिड जिसके बारे में बहुत लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है, सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड थोड़ा उल्टा हाइब्रिड है। इंडिया में अभी एक भी गाड़ी सीरीज हाइब्रिड पे अवेलेबल नहीं है। जो लेटेस्ट आएगी अभी वो आएगी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड और स्विफ्ट हाइब्रिड। मारुति सुजुकी अपना इन हाउस सीरीज हाइब्रिड को ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश में है, क्योंकि अभी जो उनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो टेक्निकली उनका नहीं है, वो टोयोटा का है, तो थोड़ी फीस जो है वो पैसे उधर भी जाते हैं। तो मारुति सुजुकी चाहती है कि भाई हम इसे सस्ता से सस्ता रखें आप सबके लिए, तो सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट में आएगी और भी गाड़ियों में आएगी, बट अभी उसकी श्योरिटी नहीं है। बट सीरीज हाइब्रिड एक कमाल की टेक्नोलॉजी है, ध्यान से सुनो कैसे। निसान किक्स ई पावर सेम सीरीज हाइब्रिड पे काम करती है। हमने रिसेंटली अभी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। गलती मुझसे ये होगी उस वीडियो में कि यार मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको। मैंने वीडियो बनाई कि यार सेल्फ चार्जिंग है, इसमें करना नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रिक पे चलती है गाड़ी, जैसे मैं भी समझाऊंगा, बट लोगों को लगा कि यार मैं तो जनरल हाइब्रिड समझा रहा हूँ। तो मेरी गलती है ना, मैं आप लोगों को अच्छे समझा नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। अब ये वीडियो देखो, अच्छे से समझो सीरीज हाइब्रिड होता कैसे। जनरल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको समझ आ गया कि गाड़ी इंजन पे चलती है, बैटरी उसको असिस्ट करती है, और बैटरी और मोटर पे थोड़ी थोड़ी गाड़ी वो चल सकती है। हाउएवर सीरीज हाइब्रिड में इंजन व्हील्स को पावर नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे चलती है, बट इसको चार्ज नहीं करना पड़ता इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी हम इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक मोटर और बैटरी ही व्हील्स को चला रही है, आप इसको चार्ज नहीं करोगे। चार्ज क्या करेगी? एक जनरेटर, एक और जनरेटर इंजन जो होता है वो गाड़ी के अंदर है, लेकिन एक छोटा इंजन है। एक बड़ी गाड़ी के लिए 1.5 लीटर 2 लीटर का इंजन नहीं चाहिए, 1.2 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलता है
डिसेंट पावर जनरेट करता है, उससे वो बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी फिर मोटर को पावर देती है और मोटर फिर व्हील्स को पावर देते हैं। इसे बोलते हैं सीरीज हाइब्रिड। अब आप सोच रहे होगे कि यार जब पेट्रोल भराना ही है तो ये उल्टा हाइब्रिड क्यों? मैं बताता हूँ। ईवी और पेट्रोल्स में सबसे बड़ा एक और डिफरेंस आता है, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट वगैरह वगैरह वगैरह, ड्राइव में कि ईवी में आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलती है, एक स्मूथनेस मिलती है, एक लीनियर पावर मिलती है आपको, वो ज़्यादा अच्छी लगती है कई लोगों को, और वो एक बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर पाती है। तो सीरीज हाइब्रिड में यही तो होता है, बैटरी जो है उससे और मोटर के कॉम्बिनेशन से आपको पावर मिल रही है, तो आपको एक इंस्टेंट टॉर्क वाला फील मिल जाता है, तो कंबाइंड पावर आपको बहुत अच्छी हो जाती है। मोटर की पावर आपको मिले, चार्ज करना पड़ता है नहीं, वो इंजन के अंदर पेट्रोल भराया और आपने बैटरी को चार्ज किया, और माइलेज जो है वो आपको 20 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाती है। अब एडवांटेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इसमें ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको उतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती, लेकिन आपको माइलेज वही 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन सीरीज हाइब्रिड में माइलेज भी मिल रही है, क्योंकि फ्यूल ही भरा रहे हो, बैटरी तो चार्ज कर नहीं रही, तो हम रेंज एज सच नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि जितना फ्यूल भराओगे उतना चलती रहेगी, और फ्यूल भराना कंपैरेटिवली जल्दी होता है एज कम्पेयर टू ईवी। चार्ज करने में तो देखो टाइम लगता है ना, और पेट्रोल जल्दी भराया जाता है, तो पेट्रोल भराओ, उस जनरेटर से बैटरी को चार्ज करो, बैटरी मोटर को पावर देगी, मोटर आपके व्हील्स को इंस्टेंट टॉर्क देगी ईवी वाला। तो ड्राइव फील आपको इलेक्ट्रिक वाली मिली, माइलेज आपको एक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली मिली, और एक बड़ी गाड़ी में आपको एक प्रॉपर हाइब्रिड पावर ट्रेन होने की वजह से अगर टैक्स बेनिफिट मिला वो भी मिला, और ये सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इंजन की माइलेज, बैटरी की इंस्टेंट टॉर्क, मोटर की इंस्टेंट टॉर्क, और ईवी होने की वजह से वो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ती है, क्योंकि आप पेट्रोल उतना नहीं भरा रहे जितना आपको जनरली भराना पड़ता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ इस बार। तो एक सीरीज हाइब्रिड एक नॉर्मल हाइब्रिड से डिफरेंट होता है। इंजन कभी भी पावर नहीं देगा व्हील्स को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देगा। इंजन से पहले बैटरी, बैटरी से मोटर, मोटर से व्हील्स, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन जो काम किया जाता है, और सीरीज हाइब्रिड मुझे पर्सनली लगता है कमाल की टेक्नोलॉजी है। बहुत देर है, न्यू नहीं है, बहुत पहले से आ रही है, बट इंडिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और फ्रॉक्स में जब मारुति सुजुकी अपना सीरीज हाइब्रिड लेकर आएंगे तो वो कंपैरेटिवली इंटरनेशनल वाले सीरीज हाइब्रिड से कंपैरेटिवली सस्ता भी होगा, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन होगा। और सस्ता होगा इसीलिए तो वो छोटी गाड़ी में सीरीज हाइब्रिड लेके आ रहे हैं। और इस सीरीज हाइब्रिड एक छोटी गाड़ी, एक हैचबैक जो कि लाइट वेट होती है, पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, उस पर तो आपको 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी दे सकती है। लेकिन 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 इतना सब कुछ कैसे अच्छा हो सकता है? सीरीज हाइब्रिड में आपको ईवी का बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन टैक्सेस पेट्रोल वाले लगेंगे। शिट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रॉन्क्स में अभी भी 18% जीएसटी ही लगेगा, ना कि 5%, चाहे वो ईवी चल रही होगी, बैटरी पे चल रही होगी। लेकिन क्योंकि पेट्रोल यूज़ हो रहा है, इंजन यूज़ हो रहा है, चाहे सीरीज हाइब्रिड, उस पर वही 18% टैक्स लगेगा। तो अरे यार ये क्या बात हुई? अब अगर बैटरी सीरीज हाइब्रिड में तो मतलब ईवी वाला की तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना। आप चार्ज भी नहीं कर रहे गाड़ी को तो वो भी आपका सेव हो रहा है, आपको चार्जर अलग से खरीदना नहीं पड़ रहा, वो आपके पैसे सेव हो रहे हैं। लेकिन सब कहाँ चले जाएंगे? जीएसटी पे। उसकी वैल्यू आपको थोड़ी मिलेगी। जीएसटी या टैक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है स्पेसिफिकली कार्स में, जब हमारे पास स्लैब अलग अलग हो जाते हैं, तो जब एक सिंपल से एग्जांपल लेके देखो, टाटा पंच ईवी बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको 5% जीएसटी देना है, इसीलिए तो ईवीज में आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। अब देखो 12.5 लाख के एक शोरूम प्राइस में उसका टॉप वेरिएंट, सारे फीचर्स, पूरा प्रॉपर साइज, अच्छी रेंज, सब मिल रहा है, लेकिन जीएसटी सिर्फ 5% दिया। तो जो 5 से 18% का गैप के पैसे हैं, उसकी वैल्यू टाटा मोटर्स ने कस्टमर को पास ऑन कर दी, रेदर देन टाटा मोटर्स को गवर्नमेंट को देना पड़ा, या आपको टाटा को गवर्नमेंट को देना पड़ा। सो ये भी एक बहुत बड़ा गेम खेल जाता है कि सीरीज हाइब्रिड में आपको 18% जीएसटी ऑन सफोमीटर कार्स, और सीरीज हाइब्रिड जब बड़ी गाड़ियों में आएगा तब तो उसके ऊपर पूरा 43% का जीएसटी लगेगा, चाहे वो बैटरी और मोटर पे चल रही है। ना इंसाफ़ी है भाई, पूरी ना इंसाफ़ी है। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है? फिर आता है प्लग इन हाइब्रिड। ये उन लोगों के लिए तो जन्नत है, मतलब हेवन है लिटरली। जिन लोगों का डेली का यार पता है यार 40-50 किलोमीटर चलानी गाड़ी मिनिमम, मेरे को 30 चलानी है, 60 भी चलानी है, इनफैक्ट डेली की मैं कह रहा हूँ 80 भी चलानी है डेली की, उनके लिए परफेक्ट है। और जिनको ट्रिप पे भी जाना अच्छा लगता है, घूमने फिरने जाना अच्छा लगता है, उनके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इंडियन मार्केट में PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड में अभी BMW XM सबसे ज़्यादा फेमस जिसको हम बोले वो हैं, और तो कुछ है भी नहीं। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे बहुत सारी आ रही है। बट पहले प्लग इन हाइब्रिड को समझो। प्लग इन हाइब्रिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह ही बैटरी मोटर का कॉम्बिनेशन, एक इंजन प्रॉपर सारा कुछ काम कर रहा है, और प्लग इन हाइब्रिड में वो बैटरी बस बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी। अब 7.76 नहीं है, अब 18 किलोवाट आवर, 26 किलोवाट आवर, 28 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स, यानी कि ह्यूज बैटरी पैक्स।
आई नो 70-80 किलोवाट वाले नहीं है, लेकिन फिर भी 18 किलोवाट भी बहुत होता है। MG कॉमेट है, उसमें 18 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। आप खुद देखो कि वो 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर चल पाती है ईवी मोड पे, इतनी छोटी, इतनी लाइट वेट। सेम बैटरी पैक अगर एक बड़ी गाड़ी में लगाया जाए, हैरियर जितनी बड़ी गाड़ी में, तब वो आपको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज दे देती है ईवी मोड पे। अब ध्यान से सुनो प्लग इन हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट। मैंने घर पे चार्जर लगाया हुआ अपना, प्लग इन हाइब्रिड मेरे पास है। मैंने गाड़ी को चार्ज किया, गाड़ी फुल हो गई, जल्दी हो गई क्योंकि छोटा बैटरी पैक है, प्रॉपर ऐसे कोई 150-200 किलोवाट वाला नहीं, सिंपल लगा, बढ़िया चार्ज। और इंजन भी है, फ्यूल भी मैंने पूरा भरा रखा है। अब मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, मेरा ऑफिस है 50 किलोमीटर दूर। मैं गया, वापस आया, पेट्रोल लगा ही नहीं। पेट्रोल मतलब बहुत ही माइनर कई बार लग जाता है, बट ईवी मोड पे लगाओगे तो नहीं लगेगा आपका। 80-90 से 100 किलोमीटर पे आप बिल्कुल भी आप पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हो। ईवी मोड पे ही आपने पूरी बैटरी यूज़ करी, बैटरी यूज़ करते वापस घर आके फिर से चार्ज पे लगाया, जस्ट लाइक हम अपना फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। सुबह काम पे जाना है तो चार्जर निकाला, पूरा दिन यूज़ किया, ऑफिस में लगा, थोड़ा सा चार्ज कर लिया, बट अगर पूरा दिन चल गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने घर आए, वापस चार्ज पे लगाया, अगले दिन वैसे ही यूज़ किया। तो दिस इज़ हाउ अ प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम वर्क्स। रोज़ चार्ज करो या दिन में 2 बार, सॉरी दिन में 2 बार नहीं, 2 दिन में 1 बार चार्ज करो अगर आपका ऑफिस कंपैरेटिवली पास है। 100 किलोमीटर जब तक आपके नहीं हो रहे तब तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा चार्ज करके थोड़ा यूज़ भी कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ रेंज एंजाइटी नहीं है। अब एकदम से मुझे लगा यार आज तो मैं 1000 किलोमीटर दूर जाऊंगा, वहाँ जाके आते हैं, लेकिन चार्जर नहीं। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, पेट्रोल तो है ना, तो पेट्रोल भी भराओ, चार्ज भी करो, और आपको फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली माइलेज मिलेगी 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की, और हाईवेज पे अराउंड 20 से 25 किलोमीटर की। जब हैरियर जैसी गाड़ी में आपको 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाए पेट्रोल के साथ, तो खुश होगे कि नहीं होगे? तो यही बेनिफिट मिलता है प्लग इन हाइब्रिड के साथ, कि जब तक उसकी बैटरी फुल चार्ज है, पहले तो सिर्फ ईवी पे चलाओ, अगर आप उसे ड्यूल मोड पे चलाओगे तो वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह काम करेगा। कभी ईवी चल रही, कभी पेट्रोल पे चल रही, कभी वो सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है, कभी वो उसको चार्ज कर रहा है। तो दिस इज हाउ प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम वर्क्स, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस सिस्टम। हाउएवर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसके साथ भी, एक तो इसे चार्ज करना पड़ता है, तो चार्जर की कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये आ जाती है कि ये छोटा बैटरी बैक ही होता है, लेकिन पैसे पूरे मांगता है। अब क्योंकि एक तो जीएसटी वाला फैक्टर भी है, क्योंकि अभी भी इस पे पेट्रोल वाला ही जीएसटी लगेगा 40%, 5% नहीं। तो ये जो 35% का गैप है वो सब सरकार को जा रहा है, उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। दैट्स अ एक ड्रॉबैक। टोल प्लाजास पे भी बहुत सारों में आपको पे नहीं करना होता टोल, क्योंकि ईवी है। लेकिन अब पेट्रोल होगी या हाइब्रिड होगी, अगर प्लग इन हाइब्रिड भी होगी, चाहे जितनी मर्जी ईवी पे चल रही हो वो, तब भी आप उसको रोड टैक्स पे करो, क्योंकि वो पेट्रोल एसयूवी ही काउंट होगी। तीसरा डिसएडवांटेज ओवरऑल कॉस्ट, क्योंकि हाइब्रिड है, बड़ी बैटरी पैक है, तो बैटरी का कॉस्ट भी ऐड होगा 1 से 1.5 लाख उसका, और मोटर का कॉस्ट भी ऐड होगा 1 से 1.5 लाख उसका। तो 3, 4, 5 लाख तक वो नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा महंगी हो सकती है, विच इज़ अ बिग ड्रॉबैक। हाउएवर कंपनीज काम कर रही हैं कि हम कैसे इसको कम से कम कॉस्ट में लेके आ सकते हैं। मोटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, 10 से लेके 20 किलोवाट आवर में इसको छोटा करा जाए, बड़ी गाड़ियों में दिया जाए, ताकि माइलेज भी सबको मिले, पावर भी सबको मिले। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, इसलिए अभी उसके ऊपर इतना ही मैं कह सकता हूँ, 1 साल पूरा 1 ईयर एग्जैक्ट रुक जाओ, प्लग इन हाइब्रिड्स की लाइन लगने वाली है। चाहे वो जेटॉर T2 हो JSW की, चाहे वो MG की स्टारलाइट हो, मतलब नाम ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरी गाड़ी आ जाती है BYD की लेपर्ड, ब्रेंजा 8 भी उसको शायद कहते हैं। तो वो सारी गाड़ियाँ प्लग इन हाइब्रिड्स, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ प्लग इन हाइब्रिड्स पे धीरे धीरे आने लगेंगी। तो हमारे पास एक ऑप्शन होगी टू चूज़ फ्रॉम। अभी भी अगर सारे हाइब्रिड्स में देखूँ तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो बेसिक आता है, यहाँ सीरीज हाइब्रिड जो आ जाएगा, वो ज़्यादा एक एक्टिवली लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट आपको दे पाएगा। प्लग इन हाइब्रिड बेनिफिट दे पाता है, बट उसके लिए इनिशियल कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है। तो फिर तो ईवी ही ले लो ना मेरे दोस्त। जब 1-2 दिन में चार्ज करना ही है, बस एक ही चीज़ का फ़र्क रह जाता है, रेंज एंजाइटीज। आपको 400-500 किलोमीटर की जो रेंज मिल रही है, अगर आप ज़्यादा दूर जाना चाहते हो, चार्जर नहीं है, तो ही एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। बट आई वुड प्रेफर एन ईवी मेजरली बिकॉज ऑफ दिस 5% to 40% का प्राइस गैप, जो जीएसटी आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो। अब वो मैं कह रहा हूँ सेम पे भी मिल रही हो गाड़ी, 30 लाख की प्लग इन हाइब्रिड, 30 लाख की ईवी, आई वुड गो फॉर अ 30 लाख की ईवी। क्यों? क्योंकि वो जो 35% का जो प्राइस है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कंपनी वो हमें ही पास ऑन करेगी कंपटीशन के नाम पे, कि यार अब ईवी ले रहे हो तो आपको 30 लाख की पड़ रही है, तो आपको 28 लाख का तो सामान उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा ना। थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा जीएसटी, थोड़े टैक्सेस वगैरह वगैरह।
हाउएवर अगर वो होगी एक प्लग इन हाइब्रिड तो 30 लाख की होगी तो 20 लाख का सामान मिलेगा, बाकी टैक्सेस में चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गेम हो जाती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट ज़रूर करो। और जीएसटी अगर समझना चाहते हो तो जीएसटी के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जो आरटीओ हम पे करते हैं वही टैक्स होता है। एक्स शोरूम में ऑलरेडी जीएसटी लगा होता है। तो एक होता है बेस प्राइस, उसके ऊपर लॉजिस्टिक्स, फिर जीएसटी ऐड होता है, वो बनती है एक्स शोरूम। एक्स शोरूम के बाद आप देते हो आरटीओ, इंश्योरेंस, मिसलेनियस चार्जेस, फिर बनता है वो ऑन रोड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे टैक्स सिस्टम कार्स के ऊपर काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। आई पर्सनली बिलीव सो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना सॉलिड ऑब्वियसली आपको पता है नहीं, अच्छा है, बट टैक्सेस कुछ ज़्यादा हैं, इतने नहीं होने चाहिए। जो हम नॉर्मल इनकम टैक्स होता है ना, उस पर उसके पास तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वो आंसर रहता है हमेशा कि यार लोग टैक्स ही बहुत कम पे करते हैं, हम लोग गरीब ज़्यादा हैं, यहाँ फाइल नहीं करते तो बहुत कम परसेंटेज टैक्स पे करते। बट गाड़ियों में ऐसा थोड़ी है, गाड़ी में तो हर कोई टैक्स भर रहा है ना, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है शोरूम प्राइस में। चाहे वो स्कूटर ले रहा है, साइकिल ले रहा है, बाइक ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, प्लेन ले रहा है, जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो एवरीबडी इज पेइंग टैक्स। बट इज एवरीबडी रियली गेटिंग ऑल द एसेट्स, ऑल द प्रिविलेजेस, ऑल द बेनिफिट्स वी शुड गेट? एक बार फिर से सोचो टैक्सेस के बारे में और गवर्नमेंट को टैग करो मेरे दोस्त। टैक्सेस अच्छे मतलब टैक्सेस जो हैं वो कम होना ज़रूरी है, या फिर मैं कहता हूँ टैक्सेस कम मत करो यार, फैसिलिटीज़ ज़्यादा दो ना, मत करो टैक्सेस कम, कोई दिक्कत नहीं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और बेटर होना चाहिए, जितना हम पे कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सो ओवरऑल आई होप आप लोगों को हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको ऑनलाइन ऐसी वीडियो और कहीं मिलेगी, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है कि मैंने कार्स के ऊपर स्पेसिफिकली अच्छे से आपको सिस्टम टैक्सेस और हाइब्रिड दोनों समझा दिए। आने वाले समय में जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, इनफैक्ट कोई भी ईवी, नॉर्मल पेट्रोल, डीजल कुछ भी आ रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड भी आ रही है, तो सब की डिटेल्स आपको कार गाइड पे हमेशा मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके अलावा ऑफकोर्स आप हमें बता सकते हैं कि हम अपने चैनल को कैसे इंप्रूव करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।